फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम यानी कि नेक्स्ट चैप्टर साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे। तो पुराना चैप्टर को खत्म करते हुए नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नया जो है ध्वनि को भी स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज जो है तरंग भी समाप्त होगा और साथ ही साथ ध्वनि भी स्टार्टिंग में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पिछले क्लास को बताए थे कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो उसका आवर्त परिसर था, उपयोग था, कुछ कुछ जो कि इम्पोर्टेंट चीज था हम बताए थे। और साथ ही साथ आज लेकर आए हैं जो है निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। यानी कि कुछ कुछ चीजें जो है अगर पूछ दे कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और ऑप्शन में दिया रहेगा तो कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे इसमें से नहीं है, आज है नहीं है। यानी कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो कितना 6 गो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये नहीं है। तो कौन कौन सा? पहला है कैथोड किरणें, एक्स किरणें है। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, ध्यान देना है, ये चीज हम बता चुके हैं। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। पाराबैंगनी किरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, लेकिन कैथोड किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। फिर है कैनाल किरणें, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। अल्फा किरणें, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। फिर है बीटा किरणें और ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। यानी कि क्या बोले कि एक्स किरणें, पाराबैंगनी किरणें, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जो कि पिछले क्लास में हो चुका है। लेकिन कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ये 6 चीज आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। यानी कि इस चीज को हम कह सकते हैं अयांत्रिक तरंगे। यानी कि अयांत्रिक तरंगे इसको हम कह सकते हैं। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्या कह सकते हैं? अयांत्रिक तरंगे। लेकिन ये क्या है? अयांत्रिक तरंगे नहीं है, जिसके कारण इसको हम क्या कह सकते हैं? यांत्रिक तरंग। यानी कि ये 6 चीज आपका क्या है? यांत्रिक तरंग है। यानी कि ये जो 6 चीज है आपका क्या है? यांत्रिक तरंग है। यानी कि 6 चीज ध्यान में रखना, कैथोड, कैनाल, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, ये सारा चीज क्या है? तो यांत्रिक तरंगे है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच का संबंध। यानी कि सभी प्रकार के तरंगों में कौन कौन? सभी तरंगों में तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, यानी कि तीनों में क्या संबंध है? यानी कि तरंग की चाल, जो चाल, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ और आवृत्ति, ध्यान देना है। तरंगदैर्घ्य को डिनोट करते हैं लैम्डा से, तरंगदैर्घ्य को डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा जो है ग्रीक भाषा से है। यानी कि लैम्डा जो है किस भाषा से लिया गया है? तो लैम्डा है ग्रीक भाषा से। तो तरंग यानी तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच का संबंध क्या क्या होगा? तो तरंग की चाल बराबर हो जाता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। यानी कि तरंग की चाल, यानी कि तरंग चाल बराबर क्या हो जाता है? आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। तो भी यानी कि इसको डिनोट करते हैं भी से, और आवृत्ति को डिनोट करते हैं एन से, और तरंगदैर्घ्य को डिनोट करते हैं लैम्डा से। यानी कि कह सकते हैं भी बराबर एन इंटू लैम्डा। यानी कि तरंगों की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध है? तो तरंग की चाल बराबर है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, और यानी कि तरंग चाल को क्या डिनोट किए? भी से, और आवृत्ति को एन से, और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से। यानी कि भी बराबर मेरा बन जाता है एन इंटू लैम्डा। फिर चलते हैं ध्वनि तरंग, जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। यानी कि अभी अभी तुरंत हम क्या बताए कि ये 6 चीज जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये यांत्रिक तरंगे हैं, क्योंकि हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे को ही हम कहते हैं अयांत्रिक तरंगे। तो जिसके कारण ये 6 आपका यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं ये 6 क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। जो कि लिखा हुआ है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है, चाहे ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। फिर चलता है नेक्स्ट चैप्टर, जो बोले कि हम तरंग समाप्त करते हुए ध्वनि चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वो चैप्टर है कौन सा? तो अब यानी कि ध्वनि चैप्टर है। यानी कि तरंग के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ध्वनि। तो पहला पॉइंट ध्वनि में चलते हैं अवश्रव्य तरंगे। क्या है? अवश्रव्य तरंगे। पहला क्या है? अवश्रव्य तरंगे जो है क्या होती है? तो लिखा है 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी कि जो तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है वो सब तरंगों को हम क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है।
यानी कि इस तरंगों को, इस प्रकार की तरंगों को हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों में उत्पन्न किया जाता है, यानी कि बहुत ही कम इसका साउंड होता है। अवस्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। इसको क्या है, यानी कि हमारा कान सुन नहीं सकता, यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को हमारा कान सुन नहीं सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोत के रूप में, यानी कि स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। फिर चलते हैं ध्वनि का दूसरा पॉइंट, श्रव्य तरंगे। क्या श्रव्य तरंगे? तो श्रव्य तरंगे कौन कौन सा है? तो श्रव्य तरंगे कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। अवस्रव कौन सा था? 20 हर्ट्ज से नीचे। श्रव्य क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, यानी कि आराम से इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। यानी कि हम पूछ सकता है कभी कि हमारा कान सुनने की आवृत्ति कितनी है? तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि हमारी कान की सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि श्रव्य तरंगे कहलाती है। फिर चलता है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे क्या है? यह है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। याद करना बहुत ही आसान है। 20 हर्ट्ज से जो नीचे होता है वो होता है अवस्रव, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो होता है श्रव्य तरंगे, और पराश्रव्य होता है 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की तरंगे होती है, उसको हम कहते हैं यानी कि पराश्रव्य तरंगे। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता, यानी कि ये भी साउंड को हमारा कान सुन नहीं सकता। 20,000 से जो हर्ट्ज से जो नीचे होता है उस आवृत्ति को भी हमारा कान नहीं सुन सकता, और 20 हर्ट्ज से जो ज्यादा यानी कि होता है उसको भी हमारा कान नहीं सुन सकता। परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इसे सुन सकते हैं। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जो आवृत्ति ऊंची होती है कुछ जानवर सुन सकते हैं। कौन सा? तो कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ इत्यादि ये सब चीज यानी कि सुन सकते हैं। फिर चलते हैं पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, यानी कि 3 तरंग पढ़े। कौन कौन सा? तो अवस्रव, श्रव्य और पराश्रव्य। यानी कि अब चलेंगे हम पराश्रव्य तरंग के उपयोग। तो पराश्रव्य तरंग के उपयोग कौन कौन सा है? तो पहला चलते हैं संकेत भेजने में, यानी कि पराश्रव्य तरंगों के उपयोग पहला कौन सा? तो संकेत भेजने में उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? समुद्र की गहराई का पता लगाने में। पहला है संकेत भेजने में, दूसरा समुद्र की गहराई का पता लगाने में, और तीसरा कीमती कपड़ों, वायुयानों तथा घड़ियों का पुर्जा लगाने में। यानी कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? संकेत भेजने में, यानी कि उसके बाद है समुद्र की गहराई का जो पता लगाया जाता है वो है पराश्रव्य तरंग से ही लगाया जाता है। फिर है कीमती कपड़ों, वायुयानों तथा घड़ियों का पुर्जा लगाने में किया जाता है। चौथा नंबर है कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में। यानी कि पराश्रव्य तरंग का जो चौथा पॉइंट क्या है? यह कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में उपयोग किया जाता है। किसका? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। फिर है दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। किसका? तो पराश्रव्य तरंग का। तो अंतिम जो है छठा नंबर, गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, जो कि काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्या है? तो गठिया रोग के उपचार में भी क्या किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का ही उपयोग किया जाता है गठिया रोग के उपचार में। यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? तो मस्तिष्क का जो ट्यूमर का पता लगाया जाता है पराश्रव्य तरंग के कारण ही। फिर चलते हैं किसी माध्यम में, क्या है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। क्या है? किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो प्रत्यास्थता और तथा घनत्व पर निर्भर करता है। ध्यान देना, ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। क्या? ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में पाया जाता है। यानी कि ध्वनि को जो चाल होती है सबसे ज्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। जो कि इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आज के टेस्ट में मिला था।
आज का टेस्ट में इस पॉइंट से एक क्वेश्चन कौन सा आया था, तो ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, और ऑप्शन दिया गया था उसी में छांट के एक था स्टील, जो कि स्टील होता इसका सही आंसर। यानी कि ठोस में जो है सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। तो हम एक प्रकार यानी कि सिलसिलेवार ढंग से, यानी कि एक अच्छी ढंग से आपको हम ध्वनि की जो चाल होती है, ठोस में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, गैस में कितनी होती है, द्रव में कितनी होती है, इस चाल को यानी कि एक हम कॉलम बना के आपका यानी कि अच्छी तरह से लेकर लाएंगे सिर्फ ध्वनि का चाल। यानी कि ध्वनि की चाल जो होती है, यानी कि द्रव में कितना चाल होता है, इससे पूछ देगा कांच में क्या होती है, पानी में कितनी होती है, यानी कि धातु में कितनी होती है, तो वो सब चीज हम कॉलम में नेक्स्ट क्लास में हम यही लेकर आएंगे, ध्वनि की चाल। ध्यान देना प्रकाश की चाल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना कि प्रकाश क्या है, ध्वनि की चाल है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में, फिर होती है गैस में। तो यानी कि सब प्रकार का हम चाल जो हम एक प्रकार यानी कि अच्छे ढंग से आपका कॉलम बना के हम नेक्स्ट यानी कि पिछले अगले क्लास में लेकर आएंगे। तो ध्यान देना परासर तरंग के उपयोग। तो ध्यान देना कि देखिए फिजिक्स बनाते बनाते टेस्ट में काफी क्वेश्चंस लड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ रहा, काफी क्वेश्चंस जितना हम वीडियो बना चुके हैं उसके अनुसार काफी क्वेश्चन टेस्ट में लड़ रहा है, इस सब यानी कि पॉइंट जानने के बाद। तो आपको बताएं आज का ही टेस्ट में ये चीज इसी पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन मिला है। तो जैसे कि आपको हम बताएं परासर तरंग, श्रव्य तरंग, अपसरल तरंग, इसको ध्यान में रखना है। और ये जो तरंग का कुछ पॉइंट रखे तो ये चीज हम समाप्त कर चुके हैं, यानी कि तरंग चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब स्टार्ट हुआ ध्वनि चैप्टर। तो ध्वनि को इसी तरह हम आगे बढ़ाते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।